ये क्लास 10 का जीव विज्ञान। आपने जो है एक कोशिकीय जीवों में पोषण पढ़े और अब इसका मुख्य जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम के अभी अंतर्गत ये सारे वीडियो जा रहे हैं। अब आज जो है मनुष्य में पाचन यानी बहुकोशिकीय जीव में पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें खास तौर से मनुष्य में पाचन के बारे में आपको बताएंगे और इसके अंतर्गत आप अपने इसको एनाटॉमी के माध्यम से आप अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे होते हैं, पाचन तंत्र कैसे हमारा काम करता है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो मनुष्य में पाचन कैसे होता है इसको जान लें। ज़्यादातर मैं आज आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। नोटबुक आप अपने से बना लेंगे। ये जितने पार्ट बताएंगे नोटबुक अगर आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे, नोट करते जाएंगे तो आप नोटबुक बना लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो लिख करके वीडियो बनाने में बहुत लंबा समय भी लगेगा और अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसका आप नोटबुक स्वयं बना सकते हैं। इसलिए बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी बात को समझना और किसी बात को ध्यान से समझना, किसी वस्तु को देखना और उसी वस्तु को ध्यान से देखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यदि आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे तो हमें लगता है कि सब कुछ आप अपने से केवल समझ करके और अपने से नोटबुक तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पोषण क्रिया यानी पाचन का मतलब पोषण क्रिया होती है। ये जब हम भोजन करते हैं उसी के बारे में आज पूरा डिफिनेशन करेंगे। तो मनुष्य में पोषण क्रिया के लिए सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। सुविकसित ये पाचन तंत्र पाया जाता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। ये पूरा हमारा शरीर, आप अपने शरीर को ही ये मान करके देखें कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग और कैसे कैसे कार्य करते हैं, तो आप उसी से आप समझ जाएंगे कि मनुष्य में पाचन तंत्र का सिस्टम क्या है, तंत्र क्या है। इसी को पाचन तंत्र कह रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके दो प्रमुख भाग है। पहला है आहार नाल, ये आहार नाल है। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, ये दो भाग हैं मुख्य रूप से। अभी इसके भी बहुत सारे भाग मिलेंगे लेकिन मुख्य भाग आपको जानना है आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। अब हम आहार नाल के बारे में देखते हैं। आहार नाल एक लंबी लगभग 8 मीटर पेशीय नली है। एक लंबी 8 मीटर ये जो है पेशीय नली है। इसको देखेंगे 8 मीटर का मतलब लगभग 25 फीट। आप अंदाज लगा लें कि जो शरीर के वक्ष भाग को से नीचे जो श्वसन क्रिया से नीचे जो आपकी हड्डी, ये पसली की हड्डी होती है, मुख से लेकर के और पसली की हड्डी के नीचे मात्र इतना ही दूरी में ये लगभग 25 मीटर की ये नली जो है आपके शरीर में सुव्यवस्थित पड़ी हुई है। इसमें कौन कौन से निम्न भाग होते हैं? तो इसमें मुख है, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं मुख है, और इसी के अंदर जो जब हम मुख खोलते हैं तो जो खाली स्थान पाया जाता है उसी को मुख गुहा कहते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, मुख है और मुख गुहा हो गया। इसके बाद हमारी यहाँ से शुरू होती है आहार नाल। जैसे ही यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखेंगे तो ये होती है आहार नाल। आहार माने भोजन, भोजन नली इसको भी कह सकते हैं, ग्रास नली भी कह सकते हैं। ये इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद ये आता है हमारा अमाशय। ये है हमारा अमाशय। ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, और मुख यहाँ आप ऐसे बना लें,
ये आपका मुख हो गया, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ इसको एक भाग कहते हैं, इसको ग्रहणी कहते हैं, लेकिन आपके इसमें टॉपिक में दिया नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप जान लें, ये इतनी भाग जो है ग्रहणी कहलाती है। और इसके बाद हमारी शुरू होती है छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वो पतली होती है, और इसके बाद जब छोटी आंत जहाँ खत्म होती है, ऐसे घूमते हुए हमारे ऐसे पेट में ऐसे, ये हमारी छोटी आंत, और जहाँ छोटी आंत खत्म होती है वहाँ से चौड़ी आंत जो शुरू होती है, इसको हम कहते हैं बड़ी आंत। और अंत में बड़ी आंत के बाद एक हमारा स्थान होता है, इसे हम कहते हैं मलाशय। मलाशय एंड के साथ गुदा द्वार होता है। तो ये हमारा मुख्य भाग, जनरली आपको मैं फिगर बना दिया, आप इसको अपने बॉडी से आप रीड करके देखें, सोच करके देखें तो आपको समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं मुख। मुख क्या है? तो इसके अंदर आप मुख के अंदर देख रहे हैं, मुख के अंदर आप अपने बॉडी के बारे में सोचेंगे तो इसमें मुख के अंदर आपका दांत है, मतलब दोनों तरफ से जो घिरा हुआ है, ऊपर और नीचे से जो हमारे दांत इसमें पाए जाते हैं मुख में, इसको हम जबड़ा बोलते हैं। दोनों तरफ से जो घिरा हुआ भाग होता है, इसमें 32 दांत पाए जाते हैं। दांतों की को जो है उसको रदनाक, चौरानाक, इस तरह से अलग अलग नाम है। आगे वाले जो दांत होते हैं वो काटने के लिए होते हैं, बगल वाले चबाने के लिए होते हैं। इन सारे चीज़ों को जैसे जैसे आपको आगे आएगा मैं बताता जाऊंगा। तो ये मुख होता है। अब ये मुख गुहा हो गया, जो अभी मैं बताया कि इसको जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर एक जो खाली स्थान होगा उसमें मुख गुहा होता है, उसमें जीभ होती है। जीभ के अंदर जो एक देखेंगे कि एक हमारा घाटी द्वार होता है, वो ऐसे लटका रहता है, घाटी द्वार होता है। तो यहाँ मुख के अंदर से 2 नलियाँ निकलती हैं। एक नली निकलती है तो यह श्वसन क्रिया के लिए कार्य करती है, और एक भोजन के लिए जाती है। 2 नलियाँ निकलती है, और इसको यहाँ जो है इसको डिवाइड करने के लिए वहाँ पर एक घाटी द्वार होता है, जो भोजन को किसी भी परिस्थिति में जल्द से जल्दी जो है श्वास नली में नहीं जाने देता है। अगर गलती से कभी भोजन श्वास नली में एकाध थोड़ा सा भी अंश चला जाता है तो व्यक्ति खांसने लगता है, उसको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि श्वास नली में भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वास नली में ऑलरेडी जो है उसको श्वसन क्रिया की ज़रूरत है। वहाँ से हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते रहते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये सारी क्रियाएं श्वसन से मिलती है। जो श्वसन तंत्र आपको जब पढ़ाएंगे, ये पाचन तंत्र है, तो श्वसन तंत्र में ये आपको बताया जाएगा। तो इसके अंदर जो होता है वही एक उसको घाटी द्वार कहते हैं, उसको उपजीवा भी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर जो है दांत जो क्या करता है, आपका दांत, अब पाचन शुरू कहाँ से होता है, जब आप भोजन करते हैं तो उसको दांत से काटते हैं, उसको चबाते हैं, उसको छोटा छोटा भाग करते हैं, और जब दांत जो है उसको छोटा छोटा भाग कर देता है, उसके अंदर जो जिह्वा होती है, जिह्वा जो है उसको पलटने का कार्य करती है। जैसे घर में आप कोई वस्तु से आप चावल वावल चलाते हैं तो उसको आप पलटने का काम करते हैं, उसी तरह से जिह्वा भोजन को पलटने का काम करती है। बाकी जिह्वा पर स्वाद इंद्रियाँ पाई जाती हैं, उससे आपको हर स्वाद का ज्ञान होता है, वो अलग चीज़ है। इंद्रियों के बारे में जब वो ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया जाएगा तब उसको आप जानेंगे। तो हमारा मुख से यहाँ से पाचन शुरू होता है। अब मुख से हमने भोजन ग्रहण किया और उसको चबाना शुरू किया। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको चबाते हैं, भोजन को चबा करके ग्रहण करना चाहिए। तो जब हम भोजन को चबाते हैं कुछ देर तक के लिए, तो इस मुख गुहा के अंदर जो होती है, दोनों तरफ जो होती है, बहुत सारी जो यहाँ पाचन ग्रंथियाँ हम देख रहे हैं, इसी के अंदर भी पाई जाती हैं। तो मुख गुहा के अंदर जो है पाचन वहाँ जो है लार एक बनती है, आप सबको पता है लार बनती है, और ये लार जो है भोजन के साथ मिल जाती है। लार भोजन के साथ मिल जाती है तो लार में जो है टालिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है।
टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, वो यहीं से भोजन को पचाना शुरू कर देता है। टाइलिन उसमें मिलती जाती है, लार जैसे ही आप भोजन करते हैं तो लार बनती है और लार उसमें मिल जाती है, तो वहाँ से जब हम भोजन को चबा लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, तब इसके बाद हम तुरंत जो है वो आहार नाल के माध्यम से हमारे आमाशय में आ जाता है। ये है आहार नाल का बस इतना काम है कि भोजन को ग्रास नली इसको जो बोलते हैं, इसको जो है वो आमाशय में पहुंचा देता है। आमाशय में जब पहुंचा देता है तब अब हमारा जो है मुख्य पाचन क्रिया यहाँ से शुरू होती है। और उस पाचन क्रिया की शुरुआत जो होती है, जैसे ही भोजन हमारा यहाँ आता है कि यहाँ वाल्व होता है, खुल जाता है, इसमें आपका भोजन इकट्ठा हो गया। अब इसमें भोजन इकट्ठा हो जाता है तो एक यहाँ भी वाल्व होता है। तो अब आमाशय जो है एक थैलेनुमा होता है, एकदम सेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये थैलेनुमा होता है। इसमें भोजन आकर के पूरा का पूरा भोजन इकट्ठा होता है। इसके अंदर जो होते हैं आमाशय रस बनता है, आमाशयिक रस उसे कहते हैं, आमाशयिक रस बनता है। और वो भोजन के साथ आमाशय की एक सबसे बड़ी क्रिया है कि यह क्रमकुंचन क्रिया करता रहता है। यह हमेशा ऐसे बंद होता है, खुलता है, ऐसे बंद होता है। आप अपनी बाईं तरफ, ये बाईं तरफ होता है, ये आपके शरीर को जब ऐसे खड़े हैं तो ये बायां यानी लेफ्ट साइड में यहाँ आमाशय पाया जाता है। तो ये हमेशा क्रमकुंचन क्रिया करता है, छोटी आंत भी करती है, बड़ी आंत भी करती है। इस क्रिया को जो हमेशा ऐसे चलता रहता है वो इसी क्रिया को क्रमकुंचन क्रिया कहते हैं, यानी खुलना और बंद होना। ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है, आपके बिना इच्छा के अनुसार ये चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। तो जैसे ही इसमें भोजन आता है, कुछ आपने भोजन को बड़ा था उसको मुख के माध्यम से, दांत के माध्यम से आपने छोटा छोटा टुकड़ों में किया, चबा करके जितना आप भोजन अच्छी तरह से चबा करके आप ग्रहण करेंगे उतना आपको पाचन क्रिया में आसानी होती है। इसलिए कि जितने देर तक चबाएंगे तो उसमें टाइलिन की मात्रा, लार की मात्रा और जो पाचन एंजाइम होते हैं वो उस भोजन में मिलते जाते हैं। जब आमाशय में हमारा भोजन आ जाता है, हम यहाँ आपको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं आमाशय का, फिर इसके बाद आपको इसमें हम ये हमारा आमाशय है। इस आमाशय के अंदर अब जब यहाँ भोजन हमारा आ जाता है, इसमें अब हमारा भोजन इकट्ठा हो गया। इसमें दो तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। ये हमारा भोजन इसमें भरा हुआ है, इसमें आप अभी मैं बताया, इसमें लार ग्रंथि मिल गई, लार ग्रंथि यानी टाइलिन उसमें मिल गया। और चीज़ भी उसमें मिल जाते हैं, जब पाचन ग्रंथियाँ पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। जैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा अगर दूध पीता है और तुरंत भी अगर दूध पीने के कुछ मिनट के अंदर ही अगर दूध को बाहर फेंक देता है तो वो दूध फट जाता है। उसका एकमात्र वही कारण है कि उसमें एंजाइम मिल जाता है। वो जैसे ही पीता है वैसे ही लार के माध्यम से उसके अंदर ऐसे एंजाइम मिल जाते हैं कि दूध को फाड़ देते हैं। जैसे दूध में नींबू डाल देंगे तुरंत फट जाएगा, सिल्फिलिक एसिड डाल देंगे फट जाएगा, फिटकरी डाल देंगे फट जाएगा, उसी तरह से वो एंजाइम उसमें मिल जाता है। इसमें हमारे आमाशय में सबसे बड़ी चीज़ HCl होती है। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब यहाँ हमारा भोजन आ जाता है तो मैंने बताया कि ये क्रमकुंचन गति से करता रहता है। जब इसमें क्रमकुंचन गति करता है तो इसमें एंजाइम के अलावा HCl भी मिल जाता है। HCl का काम होता है कि यह भोजन को सड़ने नहीं देता, सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। तो ये भोजन को सड़ने नहीं देता। भोजन को जैसे आपने किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं तो यह HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इस पाचन क्रिया के अंतर्गत वो उसमें ऑलरेडी विद्यमान रहता है, वो भोजन को सड़ने नहीं देता है। अब ये क्या करता है कि आमाशय क्रमकुंचन गति करते हुए अब आप भोजन को जिस छोटे छोटे टुकड़े में आपने किया था इसको एकदम बारीक और यानी पीस देता है, एकदम पीस देता है और पीस करके कायमा यानी लेई की तरह बना देता है। लेई जो आप घर पर यूज करते हैं, ये लेई की तरह बना देता है।
और जब ये पाचन, जब भोजन इसमें पीस जाता है तब तक ये अपनी क्रिया को अनवरत करता रहता है। और इसमें से जैसे ही यह ऐसे बंद होता है, आप गुब्बारे को ले लें, गुब्बारे को जैसे ही दबाएंगे तो उसकी हवा कहीं से न कहीं से निकलनी होगी। यहाँ एक वाल्व होता है, तो भोजन को ऊपर न जाने देने से बेहतर ये समझता है कि जैसे ही यह दबता है तो इसमें से भोजन का कुछ भाग आगे बढ़ जाता है। जैसे ही ये दबता है इसमें भोजन का कुछ भाग आगे बढ़ जाता है और यह आगे बढ़ता जाता है और यह धीरे 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 यह खाली होता जाता है। जब जैसे ही खाली होता जाता है तो पुनः कुछ 6 घंटे 8 घंटे के बाद आप पुनः भोजन करते हैं और अमाशय को जो है भर देते हैं। अमाशय को ही जनरल भाषा में हम पेट कहते हैं। तो जब ये आगे बढ़ता है, अब ये अमाशय का ये आहार नाल का काम खत्म हो गया, ये भोजन को अंदर पहुंचा दिया। मुख और मुख गुहा का काम खत्म हो गया कि इसने भोजन को चबा लिया। अब इसके बाद अमाशय में आता है। अमाशय से जैसे ही आगे बढ़ता है, मैं बताया कि यहाँ ग्रहणी होती है और ग्रहणी के अंदर तमाम तरह के जो यहाँ आपका यकृत होता है, यानी यकृत होता है, यहाँ से यकृत रस निकलता है। यकृत के बगल में पित्राशय होता है, पित्राशय से पित्त रस निकलता है। यहाँ अग्न्याशय होता है, यहाँ अग्न्याशय होता है तो यहाँ से अग्न्याशयिक रस निकलता है। तो इस ग्रहणी के अंदर सारे रसों का समावेश हो जाता है। लेकिन इस ग्रहणी में भोजन बहुत देर तक रुकता नहीं, क्योंकि यह एकदम सी आकार की होती है ऐसे, और ऐसे सी आकार की होती है। यहाँ से जैसे ही भोजन आता है ये इसमें स्राव आते रहते हैं और स्राव मिलता जाता है और यह कहाँ चली जाती है, छोटी आंत में चली जाती है। तो यहाँ से जब भोजन निकला तो ग्रहणी से होकर के छोटी आंत में चली जाती है। जब छोटी आंत में चली जाती है तो सेम जो चीज़ें मैंने यहाँ बताया आपको, आप अपने पेट के माध्यम से ही समझ सकते हैं। उसको अगर देखेंगे तो उसमें हमेशा क्रमकुंचन की गति होती है। तो अब ये छोटी आंत जो है जिस रूप में पाई जाती है, ये भी अपना ऐसे संकुचित होती रहती है। इसमें अंगुली के सदृश जो होता है, अंगुली के सदृश इसमें रसांकुर होता है। इसको रसांकुर कहते हैं, इसको रसांकुर कहते हैं। यह अंगुली नुमा इसमें रसांकुर होता है और अभी यहीं से पाचन का मुख्य काम शुरू होता है। ये तो अपना जो काम करना था वहां से कर दिया, लेई की तरह बना दिया, सारे तत्वों को, पदार्थों को यह अपने में मिक्स कर दिया, पूरी तरह से मिला दिया। और जैसे ही जब आगे बढ़ा, ग्रहणी से जो है उसके अंदर कुछ पाचक एंजाइम चले गए, यकृत से यकृत रस, पित्त से पित्ताशय रस, अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशय का कार्य होता है इंसुलिन स्राव करता है, लेकिन उसमें से कुछ पाचक रस भी देता है। तो जब ये इसके अंदर जब आता है तो अब ये क्या करता है कि भोजन का यहाँ अवशोषण करना शुरू करता है। किसका? भोजन के जो मुख्य पदार्थ होते हैं, मुख्य पदार्थ होते हैं। जैसे आप उदाहरण में समझ लें, आपने दूध लिया है तो दूध में प्रोटीन है, विटामिन है, इसमें वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, यानी सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब हमने दूध लिया तो इसमें से प्रोटीन को कौन अलग कर दिया, वसा को किसने अलग कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को किसने अलग कर दिया? तो ये छोटी आंत यहीं से अपना शुरू करती है और ये रसांकुर के माध्यम से इन तत्वों को अवशोषित कर लेती है, इन तत्वों को अवशोषित कर लेती है। और पहले भी आपको पता है, 9th में आप पढ़े होंगे तो ये पता होगा कि कोई भी इसका अंग बना होगा वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। ये कई कोशिकाएं मिलती है तो ये बनता है। तो ये ले करके और कोशिकाओं के माध्यम से अब यह प्रोटीन को प्रोटीन के उपयोग के लिए, विटामिन को विटामिन के उपयोग के लिए, वसा को वसा के उपयोग के लिए, ये सारे कार्य अपने अंदर से करना शुरू कर देता है। अब यह इसका काम है उसको अवशोषित कर लेना। बाकी पाचन तंत्र का सिस्टम का काम समाप्त होता है, वो अगले तंत्र में चला जाता है, उरक परिसंचरण तंत्र में चला जाता है। तो ये रसांकुर जो होता है ये अवशोषित कर लेता है इसके अंदर, और यह भी जब इसी तरह क्रम कुंचन करता रहता है तो यह जाता है, फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। अब इसके बाद जब यह बड़ी आंत में जाता है
तो कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो छोटी आंत उनको अवशोषित नहीं कर पाती है, तो उसको जो है बड़ी आंत को मैं बताया थोड़ी सी चौड़ी होती है, लेकिन इसके लंबाई में इससे कम होती है, केवल चौड़ा होता है और इससे लंबाई में वो कम होती है। लेकिन पूरा का पूरा लंबाई कितना है 8 मीटर, यानी मुख्य गुहा से लेकर के मलाशय तक जो है इसकी लंबाई लगभग 8 मीटर होती है, जिसको हम पूरा का पूरा आहार नाल कहते हैं, उसके अंदर ये पार्ट है। तो जब इसमें आता है तो इसके अंदर भी उसी तरह से क्रिया होती रहती है और भोजन का जो अवशेष भाग होता है यह एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसके बाद निष्क्रिय पदार्थ जो होता है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। वो अब जो चीज़ें शेष बच गई वो अब आ करके मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। पूरा का पूरा जो आपने भोजन ग्रहण किया, जैसे आपने रोटी लिया है तो रोटी लिया है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो यानी C6H12O6 इसमें विद्यमान है। अगर आपने घी लिया है, दूध से घी बना है, इसमें सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। तो वसा का कार्य होता है फैट को इकट्ठा करना, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा को देना। जैसे आपने चीनी का प्रयोग किया, ये शर्करा मतलब ले लेते हैं, ये शर्करा हमें ऊर्जा देती है, ऊर्जा देती है तो ये क्या करती है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को यकृत हमारा जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेता है। ये शरीर के अंदर सारी क्रियाएं होती रहती हैं जिसे आप देख नहीं सकते हैं। यानी आपने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को जितना भी जरूरत पड़ती है वो शरीर अपना ग्रहण करता है, बाकी यकृत क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके इकट्ठा कर लेती है, इसका कार्य होता है। और ग्लूकोज यानी शर्करा को लेवल करना होता है। जनरल चीज बता दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए। तो मैं बताया कि जहाँ ग्रहणी है वहाँ अग्न्याशय होता है, ठीक इसके साइड में अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय का काम होता है कि वो इंसुलिन नामक एक हार्मोन स्रावित करता है और वो इंसुलिन जो होता है वो शर्करा को लेवल रखता है, यानी शर्करा को बढ़ने नहीं देता है। अगर इंसुलिन की मात्रा आपकी कम निकलने लगती है, अग्न्याशय से कम निकलने लगती है, तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और वही शर्करा जो है शुगर का रोग उत्पन्न कर देता है। तो ग्लूकोज को मैं बता रहा था कि जैसे ही इसमें शरीर के अंदर आता है, आप भोजन करते हैं, कोई भी मीठा पदार्थ आप लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। या कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए भी कह सकते हैं कि जो स्वाद आपको मीठा लगता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यह ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है हमारे शरीर में। और जब हमको हमारे शरीर में जब भी ग्लूकोज की कमी होती है तो यही यकृत फिर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो कुछ देर के लिए हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो मनुष्य में पाचन तंत्र के द्वारा होती है। और जब इसमें मलाशय में निष्क्रिय पदार्थ इकट्ठा हो जाता है तो उसे विक्षेपण द्वारा विधि द्वारा उसको हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो ये हमारा जो मूल जनरल आपका परिभाषा था और इसके बारे में आप कोशिश करिएगा कि अपने से मुख के बारे में आप किताब से आप मुख के बारे में नोट कर लेंगे, आहारनाल के बारे में नोट कर लेंगे, अमाशय के बारे में बना लेंगे, फिगर जरूर बनाइएगा यानी चित्र जरूर बना लीजिएगा। चित्र बना लेंगे और किसी भी प्रकार की अगर आपको असुविधा होती है तो वीडियो के माध्यम से इस ग्रुप के माध्यम से आप अपना लिख करके भेजेंगे तो उसका आपको समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।